Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरे वीडियो को सुनने के लिए देखने के लिए। मास्टर्स अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और मोटिवेशन स्पिरिचुअलिटी एंड योर साइकी आपके साइकी से रिलेटेड सारी जानकारी। ओके मास्टर्स, तो मास्टर हमारा कुंडलिनी सीरीज़ चल रहा है, ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि स्टेप्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, राइट, और उसके बाद क्या। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, एकदम से हम कुंडलिनी को अवेक नहीं कर सकते, राइट। अगर आप चाहो कि मैं सडनली कुंडलिनी राइज करूं तो ऐसा नहीं होता, हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ता है, एक स्टेप करके फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन 4। तो हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के या असेंशन के, राइट। कुंडलिनी के असेंशन के 4 स्टेप्स हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो हमें क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट मास्टर्स। तो चलिए मास्टर स्टार्ट करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के 4 स्टेप्स। तो जो पहला स्टेप है कुंडलिनी अवेकनिंग का, दैट इज़ ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का शुद्धिकरण या उनकी बैलेंसिंग या बैलेंसिंग ऑफ ईड़ा और पिंगला या शुद्धिकरण कह सकते हैं हम इसे, राइट। हमें पता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हमारी 3 तरह की नाड़ियाँ पाई जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, राइट। तो जो ईड़ा और पिंगला, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो ईड़ा और पिंगला हैं, पहला स्टेप रहता है उनको शुद्ध करना, उनको बैलेंस करना। होता ये है मास्टर कि ईड़ा और पिंगला दोनों ही अल्टरनेटिवली काम करती हैं, यानी कि एक समय में हमारे शरीर में एक ही नाड़ी काम कर रही होती है, चाहे वो ईड़ा हो चाहे वो पिंगला हो, राइट। और समटाइम ऐसा भी होता है मास्टर कि एक नाड़ी डोमिनेंट कर जाती है, यानी कि नाड़ियाँ तो 2, ईड़ा और पिंगला तो सभी मनुष्यों के शरीरों में हैं और दोनों ही नाड़ियाँ अल्टरनेटिवली काम करती हैं। कुछ देर वो करेगी, ईड़ा काम करेगी, कुछ देर पिंगला काम करेगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक नाड़ी ज़्यादा काम करने लग पड़ती है, जैसे ईड़ा सपोज करो किसी में ईड़ा ज़्यादा देर तक काम कर रही है, किसी में पिंगला ज़्यादा देर तक काम कर रही है, तो उस हिसाब से ह्यूमन का जो नेचर है वो क्या होता है, हो जाता है। कुछ लोग अपने देखें बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं बिकॉज ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट ज़्यादा रहती है उनकी बॉडी में, और कुछ लोग जो हैं वो कम्प्लीटली जिसको हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहते हैं, हैविंग नो फीलिंग्स, राइट। तो क्योंकि उनकी बॉडी में पिंगला जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहती है ना। तो इस तरह से कई बार दोनों नाड़ियों में से एक नाड़ी डोमिनेंट हो जाती है, राइट। तो सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला जो स्टेप्स है टुवार्ड योर कुंडलिनी साधना इज़ बैलेंसिंग ऑफ ईड़ा एंड पिंगला, राइट, या शुद्धिकरण कह सकते हैं हम इसको। इन दोनों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इनका शुद्धिकरण कैसे होगा, बहुत आसान है मास्टर, क्योंकि ईड़ा और पिंगला से हमारी दोनों ही क्या चलती हैं, नासिकाएं चलती हैं, यानी हमारा श्वास जो है वो उनके द्वारा चलता है, राइट। तो जो ईड़ा और पिंगला के बैलेंसिंग की बात है तो इसके लिए हम कर सकते हैं प्राणायाम। बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं जैसे अनुलोम और विलोम हो गया, है ना। जनरली अनुलोम विलोम से ही बहुत फ़र्क पड़ता है, या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम सुना होगा आपने, आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा ज़रूर, मैं बता दूंगी कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम क्या है, राइट। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया या अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है। या फिर नॉर्मल आप श्वासों पे जो ध्यान लगाते हैं, जिसे हम आनापानासती मेडिटेशन या श्वासों पे ध्यान लगाना कहते हैं, यदि आप वो करेंगे कुछ समय तक, जैसे फॉर एग्जांपल आज से आपने स्टार्ट किया तो आज आप प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम लगभग आप 48 डेज तक सपोज करो लगातार कर रहे हैं, तो आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो पहला स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ ईड़ा और पिंगला, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम मैंने बता दिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम और विलोम, सिंपल,
राइट। इसके अलावा और भी जो प्राणायाम है वो भी कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, अवेकनिंग ऑफ चक्रास, राइट। अब देखो ईड और पिंगला का जो बैलेंसिंग हो गया, तो हम सेकंड स्टेप में आएंगे चक्रास पे। हमारे पास 7 चक्रास हैं। अब हर एक चक्रा पे एक एक करके हम क्या करेंगे, एक चक्र से दूसरे चक्र में क्या होने वाली एनर्जी शिफ्ट होगी। लेकिन अगर चक्रा की क्लींजिंग नहीं हुई होगी, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से ब्लॉक्स अगर सपोज करें होंगे, तो जो कुंडलिनी एनर्जी है वो राइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चक्रों में ही फंस के रह जाएगी। और उससे प्रॉब्लम क्या होती है मास्टर, जैसे सपोज करो किसी का मूलाधार चक्र है, ठीक है, तो मूलाधार चक्र को उसने क्लींस नहीं किया है और आपने कुंडलिनी एनर्जी को राइज कर लिया, इनके जगा लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो होगा क्या कि अब क्योंकि मूलाधार के ब्लॉक्स तो क्लियर है नहीं, है ना, तो वो कुंडलिनी एनर्जी हर चीज़ को एनहांस करती है। अब क्या है, मूलाधार से रिलेटेड हमारे के फिजिकल डिज़ायर्स हैं या फिजिकलिटी में रहना है, ये हमारा मूलाधार है, तो हमारी फिजिकल लाइफ से रिलेटेड इच्छाएं बढ़ जाएंगी, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हमारी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, राइट। उसको वो इन्हांस कर देगी। ग्रीड है, लालच है, वो हमारा बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए चक्रा का जो प्योरिफिकेशन है, चक्रा का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि चक्रा को एक्टिवेट करना और कुंडलिनी को राइज करना या कुंडलिनी को एक्टिवेट करना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। चक्रास एक्टिवेशन का अर्थ है कि हम उनमें से उनके ब्लॉक्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ताकि जो कुंडलिनी का जो फ्लो होगा, जो कुंडलिनी एनर्जी का फ्लो होगा, वो स्मूथली हो सके, वो कहीं पे भी स्ट्रक ना हो। क्योंकि कुंडलिनी किसी भी चक्रा पे अगर कोई भी चक्रा ब्लॉक है, कहीं पे भी स्ट्रक होगी, तो वहाँ के नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। मास्टर अगर हम चक्रास के डायग्राम को ध्यान से देखें तो हर चक्रा में एक एनिमल की पिक भी होती है, राइट। तो वो क्या है, हर चक्रा ये हमें बता रहा है कि हर चक्रा में एक एनिमल कॉन्शियसनेस भी होती है। तो जब कुंडलिनी जो है सपोज करो किसी ऐसे चक्रा में आके स्टक हो जाती है जिसको हमने क्लियर नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड एनिमल की जो कॉन्शियसनेस है उसको वो रेज करती है, यानी कि हमारा जो कुछ व्यवहार है वो पशुवत होने लगता है ना। तो इसीलिए चक्रा की जो क्लिनजिंग है ना, ये बहुत आवश्यक है। हमें 7 के 7 चक्रास को ही क्या करना पड़ेगा, बारी बारी क्लिनज करना पड़ेगा। क्लींजिंग करके जब ये पूरे इनके ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे, तो फिर कुंडलिनी आसानी से बिना रुके सीधा ही वो मूलाधार से वो शक्ति उठ के ऊपर सहस्त्रार में जो शिव है उनसे मिलन कर पाएगी। कुंडलिनी का अल्टीमेट तो लक्ष्य यही है ना। तो चक्र को क्लींस कैसे कर सकते हैं मास्टर, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन जो कुछ जो सबसे माइल्ड हैं और सबसे आसान है वो है हमारा, एक तो है योगा। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं रिलेटेड टू चक्रास, है ना, चक्रास रिलेटेड अगर आप योगा करते हैं तो आप चक्रा को क्लींस कर पाते हैं, है ना। सेकंड है चक्रा के बीज मंत्र का जाप करना, मानसिक जाप करना, राइट। जो भी चक्रा का बीज मंत्र है तो उनका मानसिक जप करें, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक दिन में एक चक्रा कर सकते हैं, या पहले 40 दिन तक एक चक्रा कर सकते हैं, फिर 40 दिन बाद दूसरा कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे में थोड़े थोड़े करके सारे चक्रास कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। चक्रा के बीज मंत्र को बोलिए और वहाँ पे चक्रा, जो भी आपका चक्रा जहाँ पे है वहाँ पे ध्यान लगाइए। चक्रा पे हम आएंगे डिटेल में, राइट। उस पर एक एक करके बात करेंगे, कौन से चक्रा में क्या है, क्या उसका बीज मंत्र है, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको बताया जा रहा है स्टेप्स। तो सेकंड जो स्टेप था वो क्लिनजिंग ऑफ चक्रास, जो कि हम कर सकते हैं योगा के द्वारा, राइट, या फिर हम कर सकते हैं उनके बीज मंत्रों के द्वारा। जैसे कुछ आसन हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे पर्टिकुलर चक्रा को क्या करते हैं, अवेक करते हैं। जैसे मत्स्य आसन है, वो अनाहत को क्या करता है, अवेक करता है, अनाहत चक्रा को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से जो चक्रास के एक्टिवेशन का हम, उनकी क्लिनजिंग का हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट। जो तीसरा स्टेप है कुंडलिनी की अवेकनिंग का, वो है अवेकनिंग ऑफ सुषुम्ना। अब देखिए हमने क्या किया है, ईडा और पिंगला को बैलेंस कर लिया, चक्र को क्लींस कर लिया। अब सुषुम्ना की जो है वो अवेकनिंग करवानी है। सुषुम्ना कौन सी है हमारी, वो बीच वाली नाड़ी जो क्या है, डॉर्मेंट स्टेट में है, इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, उसमें कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं है। और कुंडलिनी का एनर्जी का फ्लो जब सहस्त्रार तक पहुंचता है तो वो सुषुम्ना के द्वारा ही पहुंचता है।
तो चक्रा को क्लींस करके और ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके वैसे तो हम बहुत सा काम कर चुके होते हैं, लेकिन सुषुम्ना को एक्टिवेट यानी कि उसको भी क्लींस करना। जैसे होता है ना, एक पाइप बहुत लंबे समय से पड़ी है तो न जाने बीच में क्या गंदगी फंसी हो सकती है। सेम वैसा है कि जो काफ़ी कई जन्मों से वो इनएक्टिव फॉर्म में है सुषुम्ना, राइट। तो उसको एक्टिव करने के लिए उसमें एनर्जी, जो कुंडलनी जब राइज होगी तो कुंडलनी, अब देखो वहाँ पे 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है, राइट। तो जो एनर्जी है वो तो किसी में भी जा सकती है ना, ईड़ा में भी जा सकती है, पिंगला में भी जा सकती है, सुषुम्ना में भी जा सकती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अब 3 नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियों के अकॉर्डिंग किसी भी उसमें जाएगी। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है या जीवन से मुक्त होना है या मुक्त जीवात्मा बनना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपकी जो कुंडलिनी की ऊर्जा है वो सुषुम्ना से होती हुई हमारे सहस्त्रार तक पहुँचे, सहस्त्रार में जो शिव है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर आपने सुषुम्ना को एक्टिवेट नहीं किया, राइट, और आपने ईड़ा, पिंगला और चक्रास पे ही काम किया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो ईड़ा से होती हुई चली जाए आगे चक्र तक, या फिर पिंगला से होती हुई चली जाए, क्योंकि आपने सुषुम्ना को एक्टिवेट नहीं किया है। तो अगर सपोज करिए कि कुंडलिनी एनर्जी को आपने एक्टिवेट कर लिया और वो पिंगला से होती हुई आपके आगे चक्र, क्योंकि आगे चक्र में जाके ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों मिल जाती हैं, तो जाएगी तो आगे चक्र तक। सुषुम्ना ही है जो सहस्त्रार तक जाती है ना। तो अगर सपोज करिए आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो गई और वो पिंगला से होती हुई जाएगी, तो ऐसा इंसान एक लाइफ में हीलर बन जाता है या सिद्ध पुरुष बन जाता है, राइट। उनको क्या कहते हैं ना, उनको कि सिद्ध पुरुष जो आपने देखे हैं, जो कि क्या करते हैं, नेचर पे या माइंड पे कंट्रोल करते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि जो बहुत सी शक्तियाँ जिनको हासिल हो जाती हैं, सिद्ध जिनको हम कहते हैं, वो वैसे बन जाते हैं, राइट। और अगर कुंडलिनी एनर्जी ईड़ा से होती हुई हमारे थर्ड आई तक पहुँचती है, यानी कि आगे चक्र तक पहुँचती है ना, तो मे बी ऐसे लोग जो हैं वो जिनको हम कहते हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, जो फ्यूचर देख सकते हैं, जो प्रोडिक्शन करते हैं, वो लोग ऐसे लोग हो जाते हैं जो भविष्यवाणियाँ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से हमारे हुए हैं ऐसे जो बिना कुछ ज्ञान लिए भविष्यवाणियाँ करते हैं और वो सच होती हैं, तो वो लोग ऐसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको जीवन मुक्ति चाहिए या आपको मोक्ष चाहिए है, तो बहुत आवश्यक है कि आपकी ऊर्जा सुषुम्ना से होती हुई सहस्त्रार तक पहुँचे, राइट। तो इसलिए सुषुम्ना की क्लींजिंग या उसको एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मास्टर, अगेन उसके लिए है हमारे पास प्राणायाम विद कुंभक। कुंभक किसे कहते हैं, जैसे प्राणायाम में तो हम क्या करते हैं, सिंपल श्वासों को लेना और छोड़ना, लेकिन कुंभक का अर्थ है कि भीतर श्वासों को रोकना भी। जैसे आपने क्या किया, श्वास भरी और उसको भीतर रोक के रखा है, तब तक रोक के रखा है जितना देर आप रोक सकते हैं, ठीक है। और कुंभक 2 तरह के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो दोनों ही तरह के कुंभक जो हैं वो हमारे सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जब हम श्वास को भीतर रोकते हैं ना, तो रोकने का अर्थ है दोनों ही नॉस्ट्रिल हमारी काम नहीं कर रही, चाहे हम बाहर रोक रहे हैं श्वास को, चाहे भीतर रोक रहे हैं, दोनों नासिकाग्र काम नहीं कर रही हैं, अर्थात उसमें ईड़ा और पिंगला दोनों ही क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। तो अब नेचुरली जो एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो कहाँ से हो जाएगा, सुषुम्ना से हो जाएगा, है ना। तो ईड़ा और पिंगला को हम क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हैं बाय डूइंग कुंभक, है ना। तो कुंभक का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए कुंभक जो है वो प्राणायाम के एडवांस स्टेज में कुंभक के साथ प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि प्राणायाम में हम स्टार्टिंग की स्टेज में हम केवल अपने ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जब एडवांस प्राणायाम में हम पहुंचते हैं तो उसमें कुंभक और रेचक दोनों ही किए जाते हैं। और कुंभक और रेचक की वजह से ही क्या होता है मास्टर, हमारी जो प्राण ऊर्जा है या हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो सुषुम्ना में से प्रवाहित होने लगती है, राइट। एंड मास्टर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है 4th स्टेप, वो है असेंशन ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, यानी कि अब आपके चक्रा भी क्लींस हैं, राइट। आपके जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ तीनों एक्टिवेट हैं, बैलेंस्ड स्टेट में है, राइट। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक जब आपकी तीनों काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो भीतर की मूलाधार में जो सुप्त अवस्था में ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होगी, एक्टिवेट होना स्टार्ट होगी। और अब देखिए, अब कोई खतरा नहीं है,
कोई खतरा नहीं है। जो हम कुंडलिनी के खतरों की बात करते हैं ना, ये खतरे तभी हैं जब हम अपने चक्रास पे काम नहीं करते या हम अपने ईड़ा और पिंगला को बैलेंस नहीं करते। अगर आपने बिना इन स्टेप्स को फॉलो किए ही अगर आपने अपनी कुंडलिनी को एनर्जी को राइज कर लिया, सपोज करो, है ना, तो कुंडलिनी जो है वो क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। क्योंकि इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि वो हमारे अंदर के उन ब्लॉक्स को वो क्या करती है, एनहांस कर देती है, राइट। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, चक्रा को क्लींस करते, फिर कोई खतरा नहीं है। फिर कुंडलिनी जब भी राइज होगी, अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो सीधी शिव से जाके क्या करेगी, संयोग करेगी, जो कि आपके सहस्त्रार में होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप होता है असेंशन, असेंशन ऑफ कुंडलिनी, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कुंडलिनी के रास्ते की सारी विघ्न बाधाओं को हटाना। जब असेंशन होता है मास्टर, तो कुंडलिनी सीधा जब यूनियन से, शिव के साथ यूनियन में आती है सहस्त्रार में, तो वो कुछ समय तक यूनियन में रहती है, राइट। और उसी स्टेज को हम कहते हैं समाधि, या वो स्थिति जिसमें हम डुअलिटी से निकल के यूनियन में आते हैं। अब देखिए, डुअलिटी का अर्थ है कि चीज़ों को समझना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है ना। तो डुअलिटी मतलब चीज़ों में भेद करना, राइट। तो जब हमारे कुंडलिनी जब शिव के साथ संयोग में आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन का अर्थ है कि उनको कुछ भी भिन्न नहीं दिख रहा, वो स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं कर पा रहे। यूनियन का अर्थ है कि उनको उनको उनके भीतर के सारे भेद समाप्त हो चुके हैं। उनको स्त्री पुरुष में भेद नज़र नहीं आएगा, उनको अच्छे और बुरे में भेद नज़र नहीं आएगा, राइट। जैसे वो कहते हैं ना कि समाधि एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा। छोटे से बच्चे को कोई पता नहीं है कि ये आग है तो इसमें हाथ नहीं डालना है, या ये क्या है, ये हाइट है तो हाइट के ऊपर नहीं जाना है। वो बिल्कुल इनोसेंट है ना। तो जैसे जब यूनियन की स्थिति, इनकी समाधि की स्थिति होती है, जब शक्ति शिव के साथ संयोग में आती है मास्टर, तो सेम वो इनोसेंस जो है वो जनरेट होती है। हमारे ब्रेन के वो हिस्से भी एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं जो अब तक सुप्त अवस्था में थे। हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो अपने पूरे ब्रेन का यूज़ नहीं कर पाता, राइट। तो जब उनका संयोग होता है तो हमारे ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा ब्रेन एक्टिव होना स्टार्ट होता है। एक्टिव होने के साथ ही क्या होती है, इंटेलिजेंस ही बढ़ जाती है, एकदम से इंटेलिजेंस और नॉलेज आ जाता है। मास्टर, हमने स्टोरी में सुना है ना, शिव और शक्ति के पुत्र गणेश, ये वही गणेश का जन्म होता है हमारे भीतर। जब कुंडलिनी एनर्जी शिव के साथ सहस्त्रार में संयोग करती है तो हमारे अंदर बुद्धिमत्ता का जन्म होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनियन में होने की वजह से समझिए कि एक ऐसा बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाता। जैसे इस बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक सांप को और रस्सी को वो एक जैसा समझेगा। एक बच्चा है, वो सांप से डरता नहीं है, वो रस्सी और सांप को वो एक जैसा समझेगा कि जैसे रस्सी है वैसे सांप है, उसको उठा के चाहे वो चलने लग पड़े, क्योंकि वो भेद नहीं करना जानता ना। तो समाधि की जो स्थिति है वो उसी इनोसेंस की स्थिति होती है। यूनियन की स्थिति में वो भेद नहीं कर पाते। और क्योंकि हमें इस सृष्टि में रहना है, तो इसीलिए जब समाधि की अवस्था होती है तो कुछ समय तक वो यूनियन में आते हैं, और उसके बाद फिर धीरे 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 कुंडलिनी एनर्जी फिर से मूलाधार में आना शुरू होती है, राइट। तो ये बड़ा अब आप कहोगे कि फिर असेंशन ही क्यों हुआ था जब आना उसको मूलाधार में था। लेकिन मास्टर, इस बार क्या है, पहले भी कुंडलिनी एनर्जी मूलाधार में थी, लेकिन तब आप अवेयर नहीं थे, आपको नहीं पता था यूनियन क्या है, ये जीवन मरण का चक्र क्या है। लेकिन जब आप कुंडलिनी को असेंड करके एक बार यूनियन यानी कि समाधि की स्थिति तक जाते हैं, आपके अंदर उस बुद्धिमत्ता का, उस इंटेलिजेंस का, इस ब्रह्मांड के रहस्य का क्या आता है, ज्ञान आ जाता है। अब कुंडलिनी को सहस्त्रार से वापस मूलाधार पे आना ही है, आना ही है। आपने इतनी साधना की है, कुंडलिनी फिर से मूलाधार में ही रहेगी। लेकिन इस बार जो कुंडलिनी मूलाधार वापस आएगी, तो इस बार आपके साथ बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे इस जीवन के रहस्य समझ आएंगे आपको, ठीक है। और ये आवश्यक है कुंडलिनी का मूलाधार में आना, क्योंकि जब आप भेद नहीं कर पाएंगे, स्त्री सपोज करिए कोई परमानेंट यूनियन की स्थिति में है, तो वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्त्री और पुरुष तो दिखेंगे नहीं, उनको सब कुछ एक जैसा दिखेगा, है ना। यूनियन का अर्थ होता है सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो डुअलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो जब कुंडलिनी वापस मूलाधार पे आएगी तो आप बहुत सारा हाई लेवल की कॉन्शियसनेस लेकर आएंगे,
तो अब आप भेद कर पा रहे हैं लोगों में, बट आपके पास ज्ञान भी है। अब आप उनको क्या करेंगे, उस ज्ञान के द्वारा लोगों को उनकी समस्याओं को समझते हुए, प्रॉब्लम को समझते हुए उनको एडवाइस भी करेंगे और दुखों से निकलने का क्या करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे। तो इसीलिए कुंडलिनी जब एक और असेंड होके सहस्त्रार तक पहुंचती है तो बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस के साथ वापस वो मूलाधार में भी आती है। और यही वो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं गुरु, या जिन्हें हम मार्गदर्शक कहते हैं, या हाई स्पिरिचुअल बीइंग्स कहते हैं। ये वही लोग हैं जो समाधि तक पहुंच के फिर से डुअलिटी में आए हैं, लेकिन इस बार वो डुअलिटी के खेल को समझते हैं, वो दृष्टा भाव में हो गए हैं। राइट मास्टर। तो आई होप आपको कुंडलिनी अवेकनिंग के और आफ्टर अवेकनिंग जो कुंडलिनी वापस मूलाधार पे आती है वो आपको समझ आया होगा कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और आना क्यों चाहिए। थैंक यू सो मच मास्टर फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।